बहुत नमस्कार व्यूअर्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ, और आज एक फिर नया मुद्दा लेकर आपके सामने हम आए हैं। नई कहानियां आज आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर देश के अंदर ये इतनी पतंगबाजी क्यों होने लगी। पतंगबाजी का मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी क्यों चलने लगी हैं। अच्छा, आप इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जनक कौन है, इनमें दम कितना है, किसने कहां से उठाया इसको, सब हम आपको बताएंगे। और हम तो आपसे बात करते हैं खुल्लम खुल्ला, और आज मेहमान हमारे साथ है रोज की तरह, वो आपसे बात करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट। आदेश रावल हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आदेश लोकमत से। दीपक चौरसिया जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। दीपक सर स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। अब जो मैंने कहा कि देश में अचानक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई, लोग समझेंगे मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। आधा ठीक समझे आप। केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं कि अलग अलग बातें उन्होंने कही कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। कल रात में बात कर ली वैसे उन्होंने सारी। उन्होंने कहा मैं कल रात को आया, मुझे 20 घंटे हुए जेल से बाहर आए हुए, मैं रात भर लोगों से बात करता रहा, विश्लेषकों से, एक्सपर्ट्स से, सेफोलॉजिस्ट से, और उसके बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं भाजपा 220 से 230, इससे ज़्यादा नहीं आ रही भाजपा की सीटें। एक बात। फिर उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जीत गए तो मैं पूछता हूं आप बताओ मोदी जी, आप जीत गए तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फिर उन्होंने कहा मोदी जी की तो उम्र हो चुकी, 75 साल के हो जाएंगे, और 75 साल के बाद तो फिर उनके यहाँ तो सिस्टम है, रिटायरमेंट हो जाती है सबकी। मुरली मनोहर जोशी जी की करा दी थी, बाकी लोगों की अडवाणी जी की करा दी। तो ये वोट तो पड़ रहा है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नंबर 1। फिर उन्होंने दूसरी बात कही। फिर उन्होंने कहा कि साहब योगी आदित्यनाथ अगर भाजपा की सरकार बन गई, 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं, 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नंबर 2। इससे पहले रिजर्वेशन की बात जो आई थी कि मोदी रिजर्वेशन हटा देगा, आया तो दोबारा तीसरी बार सत्ता में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नंबर 3। अच्छा, ये बातें ऐसी नहीं कि आज केजरीवाल जी ने कह दी, चलती हैं, चल रही हैं, ये सोशल मीडिया में खूब चल रही हैं। आप केजरीवाल जी तो कल रात बाहर आए ना, इससे पहले आप उठा करके देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ को अब हटा देंगे मोदी, तब हटा देंगे मोदी, इन सब को लेकर बातचीत होती रही। तो आज ये सारी थ्योरीज जो हैं, इन थ्योरी का पटाक्षेप आज हम आपके सामने कर देते हैं, इनका क्लाइमैक्स का एंटी क्लाइमैक्स आपके सामने कर देते हैं। पहले दीपक सर, केजरीवाल जी के 20 घंटे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगे, बहुत इंटरेस्टिंग। केजरीवाल जी को मैं सुनता हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत गुदगुदी भी होती है। ये सही शब्द है। वो ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये तो सोशल मीडिया पे मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि भाई मोदी जी यहाँ जाएंगे, वहां चले जाएंगे, फिर देखो तानाशाही आ जाएगी। हर चुनाव में 2014 के चुनाव के पहले भी संविधान खतरे में था, तानाशाही आने वाली थी। 2019 के पहले भी संविधान खतरे में था, तानाशाही आने वाली थी, और 2024 के पहले भी। तो यही सब कॉन्फ्रेंस। और ये जो अरविंद केजरीवाल ने 20 घंटे मेहनत की है, सोशल मीडिया पढ़ लेते थोड़े, 20 मिनट में उनको यही समझ आता कि यही चलता। वही क्या होगा उन्होंने रात को 3 बजे उनके फोन कौन उठा सोशल मीडिया ही पड़ा क्या किया होगा? हो सकता है उन्होंने पहले से ही फिक्स करके रखा 2:45 बजे। और उन्होंने ये भी कहा, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं आपसे, 4 दिन से जेल में बैठ के यही सोच रहा था। मतलब 4 दिन पहले तो ये भी नहीं पता था कि ये बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। बहरहाल टाइम बहुत था उनके पास, सोचते होंगे कि मैं बाहर निकलूंगा तो क्या बोलूंगा। अब मैं पहली बात कही, पहले हम जरा निपटारा कर लेते हैं। ये 75 साल वाला रूल जो है, कोई रूल है क्या बीजेपी में 75 साल में रिटायरमेंट? बिल्कुल नहीं। एक मिनट दे, मेरे दिमाग में खुराफाती चीज आ रही है। हमारे यहाँ के इंदौर में क्या गुदगुदी तो हो गई, मैंने केजरीवाल जी को देखा, गुदगुदी मेरी खत्म हो गई, होके चली गई। हमारे क्या बोलते हैं, लपेटना, मतलब धागा लपेट रहे हो। तो केजरीवाल आते हैं ना तो लपेटे जाओ, उनकी थ्योरी सुनते जाओ। सॉरी आपको रोका मैंने। नहीं सर, जब ये किया गया था सौरभ, तो उसके पीछे इसे प्रधानमंत्री मोदी का जो मकसद था वो ये कि आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो कि 20-30 साल बीजेपी को जो नेता आगे चलाएंगे, उसके लिए अपनी पौध खड़ी करनी है। ठीक, जिला स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। और आज अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो संगठन है, सांगठनिक ढांचा, उसकी औसत आयु अगर आप निकालेंगे ना पूरे देश भर का, तो 50 से 55 के बीच में आएगा। वो परिवर्तन उन्होंने कराया। दूसरा संदर्भ जो था कि जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाना,
उसके पीछे बड़ा मैसेज ये नहीं था कि इन इंडिविजुअल नेताओं के साथ कुछ किया जा रहा है, उसमें पार्टी संगठन में ही ये मैसेज था कि अब आपको आगे सोचना है, क्योंकि उस समय की जो बीजेपी थी वो एक कोटरी पे चलती थी और वो हर नेताओं की कोटरी होती थी। जैसे ये अडवाणी जी का अगर है तो इतना हिस्सा, जोशी जी का इतना हिस्सा, राजनाथ जी का इतना हिस्सा, इस तरह का सिस्टम बीजेपी में चलता था। आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की जो बीजेपी है, इसमें कोई भी कोटरी सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसमें कोई नेता ये नहीं कह सकता कि हमारे पॉकेट की अगर इतनी सीटें हैं, कोटे सिस्टम हर चीज़ में लागू होता था। हमारा आदमी है, हमारे इलाके की सीटें हैं तो हमारे पसंद से कैंडिडेट होगा, पार्टी के बाकी उसमें से नहीं रहेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हर चीज़ पे सारे आदमी होता है, सब मेरी डिमेट, हाँ, सारे आदमी एक ही आदमी उस हिसाब से कि पार्टी संगठन के हिसाब से क्या चल रहा है उसके हिसाब से। नहीं तो मोदी जी पे नई रूल ये लागू होने वाला ना 75 साल वाला, दूर दूर तक नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि किसी 55 साल वाले या 60 साल वाले को प्रधानमंत्री बना दें चुनाव जीतने के बाद। उसमें ये है ना सौरभ की वो जो एनर्जी वो बीजेपी को दे रहा है। आप ये मत सोचते रहिएगा 55-60 साल की उम्र वाले कौन कौन से नेता है। आप ये सोचिए कि बीजेपी के लिहाज से या देश के लिहाज से सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो कि 23 साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस रखता हो, 13 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, जिस प्रकार की ऊर्जा वो रख रहे हैं और जिस सवाल पे कुछ उनके जो आलोचक हैं उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि उनसे आखिर ये क्यों पूछा जाता है कि वो थकते कैसे नहीं है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए वो सवाल बिल्कुल भी जानने लायक होगा कि भाई कौन सी चीज़ है जो आपको इस लेवल पे ड्राइव करती है बिना एक लाइन में। मोदी जी तभी हटेंगे जब मोदी जी चाहेंगे। मतलब 34 तक तो हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। 34 तक की प्लानिंग तो सीधे सीधे समझ में आती है जो बातचीत। 24 जीते अगर तो 29, 24 से 29, आपने मान के चल रही है 29 भी जीत रहे हैं। उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर समझ में आता है कि 29 से 34 के बीच भी प्लानिंग चल रही होती है कि उस बीच में क्या क्या करना है। जैसे 2047 का जो रोड मैप वो देते हैं तो उसमें 24 से 29 भी बात होती है, 29 से 34 भी बात होती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, मतलब मान के चलिए कि अगर कुछ वैसा नहीं हो रहा है कि जनता अगर नकार दे तो उधर से और कुछ कोई और नया नाम नहीं आने जा रहा है। कौन 55-60 वाले इस ब्रैकेट के नेता कोई टॉप लेवल के बीजेपी? नहीं, मैं ये पतंग उड़ाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस मैं उड़ा रहा हूँ उड़ने की कोई दूर संभावना नहीं है। मैं उड़ा रहा हूँ। मैं लपेट लेता हूँ। अमित शाह जी की उम्र कितनी है? 57-58 के आसपास। अभी 60 की भी नहीं हुए। नहीं, योगी जी तो मेरे ख्याल से 55 भी नहीं उससे है। कम है। हाँ। उनसे भी कर रहे 54, 55। मेरे राजनाथ जी की शायद हाँ, राजनाथ जी की राजनाथ शायद 75 पार होंगे। 75 नहीं, 70-71 के आसपास। गडकरी जी उसी थोड़ा सा 2-3 साल कम उनसे। तो बाकी नेता तो फिर बहुत छोटे हैं, मतलब वो लीग में ही नहीं है। बट सौरभ मैं एक बात कहना और ये बात ये हमने वैसे ये कर लिया डिस्कशन, ऐसा कोई वैकेंसी खाली नहीं है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। चलो मोदी जी सोच भी लें, देश की जनता क्या सोचेगी उनके बारे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या देश, अब मतलब देश ने तो मेरे ख्याल से भी मोदी के सिवा कोई और प्रधानमंत्री देश ने तो सोचना भी नहीं शुरू किया उस बारे में। और आप देखिए जिस तरह का नया उत्साह वो लेकर आ जाते हैं अपनी बातों में, अपने काम में, नया आइडिया हमेशा होता है उनके पास। तो ये जो एनर्जी है ना उनकी, वो ऐसी एनर्जी है जो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये कोई सोचता नहीं है। मुझे कांग्रेस में तो कोई सोचता होगा ऐसे यार कि मोदी किस दिन हटेगा, अपने आप ही हट जाए। जिस हिसाब से 10 साल से कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, ये उनके प्रयास हैं, तो उसमें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं कि किस दिन ऐसा आएगा कि जनता खुद ही ये फैसला करेगी और मतलब हमारे लिए शायद इंडिस्पेंसेबल है। देखिए, और जाहिर भी है जो मशीनरी बीजेपी की है, चुनाव लड़ने की मशीनरी है, जो सिस्टम है, जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वैसा कोई कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी से नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी आज भी वैसे ही चल रही जैसे वो चलती थी, मतलब वो सालों साल पहले जैसे। वो इस मोड में कि जनता अपने आप कभी हटा दे तो हटा दे, हमारे लड़ने से नहीं होगा। मुझे उनके काम करने के तरीके से ऐसा लगता है, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम करती है, उनका वही रवैया है जो पहले था, जो 10 साल पहले था, जो 10 साल की यूपीए थी, और आज 10 साल पूरे हो गए हैं यूपी को गए हुए। तो मैंने कोई खास बदलाव नहीं देखा उसमें। इन्होंने उदयपुर में एक चिंतन शिविर किया था, उसमें यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी एक इलेक्शन सिस्टम डेवलप करेगी, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट बनेगा एक, और जो बीजेपी से मैच करने की कोशिश करेगा। क्योंकि 2017 के गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था गुजरात में और लगभग जीत के पास पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उस चुनाव के अंदर, लेकिन बहुत नजदीक जाके हारे थे। तो जब उसका आकलन किया कि आप क्यों हारे, हुआ क्या, तो पता ये लगा कि कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन सिस्टम जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए ताकि वो बीजेपी से मैच कर सके, कि जिसमें बूथ कमेटी फॉर्म कर सके, जिले लेवल पे काम हो सके, स्टेट लेवल पे काम हो सके, एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एक खाचा साचा का नया तंत्र बने, जैसा बीजेपी के पास है, जैसा वो कहते हैं हमारे पास पन्ना प्रमुख है, या उनके पास ब्लॉक पे लोग बैठे हुए हैं। क्या हुआ फिर उसका? या आज तो वो डिपार्टमेंट बना ही नहीं।
मैं खुद उदयपुर में था उस चिंतन शिविर में, और उसमें कई सारे संकल्प किए गए थे, उनको नाम दिया गया था उदयपुर संकल्प। तो उसमें सबसे बड़ा काम ये था कि इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने और उसके किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, जो कई सारे चुनाव लड़ चुका हो, उसको उसका हेड बनाया जाए और उसके बाद उसको फिर हर स्टेट में लागू किया जाए। अगर उनके पास पन्ना प्रमुख है तो आप ब्लॉक लेवल से उसकी शुरुआत कीजिए। वो थ्योरी उदयपुर भी रहेगी। हाँ, मतलब अभी तक वो बन नहीं पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो सिस्टम चुनाव लड़ने का है, जो मशीनरी उनके पास है, जो ताकत उनके पास, आप देखिए अभी जो चुनाव था मध्य प्रदेश का, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में कोई ये बात नहीं मान रहा था कि वहां सरकार बीजेपी की बन जाएगी। सबको लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ आ रही है, लेकिन ऐसी ताकत झोंकी बीजेपी ने उस चुनाव में कि ये लोग आखिर तक हार नहीं मानते। कांग्रेस के अभी देखिए आप, अभी देश का चुनाव चल रहा है, अगर ये 3 फेज से पहले जब तक कोई भी वोटिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस पार्टी ये मान के बैठी हुई थी कि हम ये चुनाव हार चुके हैं। ये दोनों में बेसिक फर्क है कांग्रेस का और बीजेपी का। ये लोग हार नहीं मानते और ये लोग पहले से ही इनके जो रणनीतिकार हैं वो तय कर लेते हैं कि नहीं, रिजल्ट यही आने वाला है। मैं किसी से पूछ रहा था, ठीक ठाक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मैंने पूछा कि अगर जरूरत पड़ी 4 तारीख के बाद, क्या टीडीपी, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई है बीजेपी का, वो इधर आ सकता है इंडिया अलायंस की तरफ? तो वो कहते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों? मतलब बस नहीं पड़ेगी। तो आप भी समझदार, उसका मतलब सब में सोचो तो हम खुल के बोलते हैं कि हाँ, बीजेपी जीत रही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन फाइनली 4 जून का डिबेट तो करना चाहिए ना हम लोगों को। बिल्कुल। जनता क्या मैंडेट देगी, जनता किसको जिताती है, कितनी सीट देती है, जब तक वो आधिकारिक रूप से नहीं आ जाता, आप कैसे हार मान सकते हो? तो कांग्रेस अभी भी हार माने बैठी है? नहीं, हार नहीं माने बैठी। मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था मेरा कि क्या ऐसे हो सकता है, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला एनडीए का है वो आज की डेट में टीडीपी है। जो नहीं, ये आपका किसी जनरल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, कांग्रेस के किसी आदमी से बात कर रहे थे? कांग्रेस के किसी स्ट्रैटेजिस्ट से। ओके, और वो कह रहा है जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। तो मैं कहा यार, फिर तो हाल पता ही है फिर तो। नहीं, फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई अभी 4 फेज के मतदान नहीं हुआ है और आपने अपना मन पहले से बना लिया है, तो ये बात तो मुझे भी पता है, तो तुम्हारे पे क्यों पार्टी इतने पैसे खर्च कर रही है? सही बात है, मुझसे पूछ लो ये बात, तो मैं बता दूंगा। अगर आज की डेट में पूछना है कि अच्छा 54 से कितना सीट बढ़ेंगी पता है? नहीं पता। 303 से कितनी घटेंगी पता है? नहीं पता। फिर तुम क्या स्ट्रेटेजिस्ट हो? जो पार्टी तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही है करोड़ों रुपए, वो किस बात के खर्च कर रही है? उनको बांट दो कार्यकर्ताओं में, कम से कम काम तो आएंगे, काम तो करेंगे वो लोग। तो ये एक डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों पार्टियों की सोच में। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा ये जो योगी जी वाली कहानी चल पड़ती है, ये क्यों है बार बार? ये मुझे याद है 2017 इलेक्शन से पहले भी चली थी कि भाई योगी जी को हटाने के बारे में विचार हो रहा है। 2022 इलेक्शन कि योगी जी को हटाने में विचार हो रहा है, योगी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कुछ नहीं, सब वैसे का वैसे ही रहा। इसमें सौरभ ये रहता है ना कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी से जो लोग नहीं लड़ पाते हैं सीधे सीधे, तो वो फिर बीजेपी के अंदर लड़ाने की कोशिश करते हैं, उस तरह की थ्योरी को जन्म देते हैं। जैसे ऐसे समझिए फैक्ट्स के आधार पर कि योगी आदित्यनाथ का चयन किसने किया? ऐसा तो था नहीं कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका अपना कोई वैसा जनाधार उस समय था। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, पार्टी ने पहली बार उनका चुनाव में इस्तेमाल किया गया पूरे राज्य में हेलीकॉप्टर देके, उससे पहले नहीं उनका इस्तेमाल होता था। फैसला मुख्यमंत्री बनाने का भी वही पार्टी ने किया। ऐसे योगी जी इस कंडीशन में नहीं थे। किसी विशेष प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली, मतलब प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उन्हीं लोगों का दौर, उसमें फैसला लिया गया। अब जिस व्यक्ति को वहीं से बनाया जा रहा है, बात करनी पड़ेगी। ओके, दूसरा नाम जो मैंने लिया वो पहला नाम था। अभी आ रहा हूं उस पे। नहीं, मैं इसको फिर से करेक्ट कर दूं आपको कि दूसरा नाम जो मैंने लिया वो पहला नाम था उनके नाम बढ़ाने में। सही जी, अमित शाह जी ने सब, और प्रधानमंत्री जी को उस समय पहले प्रपोजर थे नाम के। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिजर्वेशन इस बात को लेकर था। और जो पहला सवाल है, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है, थ्योरी नंबर 2 यहीं गिरा दी। सुन लीजिए, जो सोर्सेज के द्वारा जो सवाल था, पीएम साहब ने यही पूछा था कि अगर इनको आगे किया जाए तो सबका साथ सबका विकास का जो मेरा एजेंडा है उसका क्या होगा। मतलब उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि योगी जी जिस प्रकार की राजनीति गोरखपुर में करते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उसमें गवर्नेंस का जो पॉलिटिक्स, फिर एक धार्मिक फिगर है। हाँ, तो फिर उनको बुलाया गया। फिर योगी जी जो दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री से, जो उनकी मुलाकात हुई थी, इसमें बकायदा इस पे विस्तार से बात हुई थी। अमित शाह जी ने नाम बढ़ाया था योगी जी का? बिल्कुल, पहले उन्होंने ही नाम बढ़ाया था। तो क्यों? ये तो चुनावी चकल्लस की सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि योगी जी की और अमित शाह की नहीं। बिल्कुल। और एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जब AK शर्मा जी को जब वहां पे भेजा गया था तो बहुत ज्यादा चला था
कि योगी जी को रिप्लेस किया जाएगा, प्रधानमंत्री दफ्तर से सुपर सीएम बनाया जाएगा। सुपर सीएम बनाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। जब उनको भेजा गया और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये सब सारी चीज़ें चलने लगी, तो मैंने बड़े लेवल पे, अब वहाँ पे मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूछा कि सर उनका क्या होना है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो उधर से अगला जवाब सीधे सीधे आया था कि वो तो बिल्कुल नहीं होना है जो कि तुम लोग चला रहे हो। अच्छा। फिर हमने पूछा कि क्या मतलब हम लोग क्या चला रहे हैं, तो वही जो तुम लोग चला रहे हो, सुपर सीएम और इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आगे जब सरकार बनेगी तो एक मंत्री बनेंगे। तो बस फिर इतना। ये इतनी तो चर्चा वहाँ क्यों रहती है? इतनी इस बात- क्लैरिटी थी। इतनी चर्चा क्यों होती है कि अमित शाह जी की और योगी जी की? वही मैंने बोला कि वैसे लोग जो कि इस तरह की चर्चा को हवा देके सैटिस प्लेजर फील करते हैं कि चलो इस तरह की कुछ नहीं है, हमारे घर में अगर ठीक बहुत ठीक नहीं है, वहां तो आग लगी है ना, नहीं भी लगो, कुछ भड़काओ, कुछ करो, कुछ बोलो। आप सोचिए ना कि ये अगर तो धुआं है, आग कहीं नहीं है। धुआं। और दूसरा बीजेपी के हिसाब से सौरभ समझिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, उनको हटाना हो, 24 घंटा नहीं लगेगा हटाने में। कौन रोक सकता है? बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, 5 मुद्दे गिनाए जाएंगे, तुरंत हटा दिए जाएंगे। और वो कभी ये विचार हुआ पार्टी में योगी जी को हटाने का? दूर दूर तक, जैसे जितनी कोर ग्रुप की बैठक होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, अगर ऐसी कोई फाइटिंग होती तो वहां पे कुछ नहीं आता, एकदम सेम पेज पे सब रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को बखूबी मालूम है कि टॉप लीडर से बीजेपी का क्या है, इन लोगों को बखूबी मालूम है कि उत्तर प्रदेश अगर चलाना है तो योगी आदित्यनाथ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं। सर आप मानते हैं कोई टसल नहीं है बीजेपी के अंदर? मेरे ख्याल से बाहर ज्यादा दिखती है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है काम वो तो पूरा कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है ना। और ये बिल्कुल देवेंद्र ने बिल्कुल सही बोला कि अमित शाह जी थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे बढ़ाया था। आप वो दौर याद कीजिए अखिलेश यादव का, किस तरह का दौर हुआ करता था जब अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुझे किसी ने एक इंसिडेंट बताया था, देवेंद्र इसको तस्दीक कर सकते हैं, उन्होंने बताया था कि अमित शाह जी को शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई। एक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैडर रिज्यूविनेट नहीं था, हालात उस तरह के थे 2014 से ठीक पहले जब अमित शाह जी को भेजा गया था, सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ा गई थी, और जो समाजवादी पार्टी का जो गुंडा एलिमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी को रोके रखने की हर संभव कोशिश करता था। तो एक जगह अमित शाह जी जो है वो कहीं अटक गए, और सिक्योरिटी तब उनके पास इतनी नहीं थी, जाहिर सी बात है। केंद्र के अंदर यूपीए 2 की सरकार थी और समाजवादी पार्टी वहां पर, तो वहां पर गुंडा एलिमेंट ने उनको कहीं पे हॉल्ट करवा दिया। तब अमित शाह जी ने योगी जी को फोन किया। अच्छा। हाँ, ये मुझे किसी उनके बेहद विश्वस्त आदमी जो उस वक्त उनके साथ वहां में मौजूद था उसने मुझे बताया, और तब ये जो इनकी जो हिंदू वाहिनी उनका एक हिंदू युवा वाहिनी उसके लोग बाइक पर मोटरसाइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे आए और निकाल के ले गए। अच्छा। तो वो एक इंसिडेंट था, वो अमित शाह जी के दिमाग में था, और अमित शाह जी की राजनीति चलिए ठीक है ना, उस वक्त अमित शाह जी गृहमंत्री थे, हाँ, ना योगी जी मुख्यमंत्री थे, ना इनफैक्ट मोदी जी प्रधानमंत्री थे। आज की तारीख में भाई नंबर टू की कोई दौड़ है क्या, या मोदी जी के बाद की कोई दौड़ है क्या? मेरा सवाल ये है। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, क्यों मैं ये क्यों नहीं मानूं कि अमित शाह जी एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसमें गलत क्या है? नहीं जनरली इस पे मैं एक बात कहता हूँ, जनरली क्या होता है, जैसे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, इस बेल्ट में जब गांव में आप बात करोगे ना तो एक जनरल बात होती है कि मोदी जी के बाद कौन। हाँ, तो जो लोग क्या कहते हैं, मोदी के बाद योगी। अच्छा, जो नेचुरल नाम आता है फ्लो में जनता के मुंह से, मैंने कई बार सुना है कि क्योंकि योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा है, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें इनबिल्ट एक दूसरी चीज ऐड हो जाती है जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जनरल बात है आम जनता के बीच में कि मोदी जी के बाद बाबा का नंबर आएगा। अच्छा। लोग, गांव के लोग बाबा कहते हैं ज्यादा, योगी कम कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी उस तरह की है। यूपी पे ऑब्वियसली है। और कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा भी होती है कि सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, ठीक है। और आप बाकी चीफ मिनिस्टर उठा के देख लीजिए कौन कौन है। शर्मा जी को बनाया अभी राजस्थान में, यादव जी उधर मध्य प्रदेश में, जितने भी आप देखो ना, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं आज की डेट में, चाहे नैब सिंह सैनी हो, जितने भी हैं, योगी जी को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो कमजोर मुख्यमंत्री हैं एज वी कंपेयर टू योगी जी। योगी जी ने चुनाव जीता है। हाँ सर, अब इसमें मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, कांग्रेस पार्टी में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि
बीजेपी के अंदर इस बात को लेके शायद कहीं मुगालता हो या इस बात की गलती महसूस करती हो टॉप लीडरशिप कि उन्होंने एक बहुत पावरफुल नेता को डेवलप कर पैदा कर दिया, बड़ा नेता बना दिया, जो आज देश में सबसे बड़ा पावरफुल मुख्यमंत्री है और जो नंबर 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक भाई, सही दो बात तीन है। चीज जैसा समझिए, जैसे पहली बात तो ये कि जिस नेता को बड़ा बनाया गया वो नेता पार्टी को फायदा दे रहा है, नुकसान कर रहा है। आज अगर 24 में सरकार बन रही है तो यूपी से बन रही है, यूपी में अगर वो व्यक्ति फायदा दे रहा है तो कैसे अफसोस होगा आपको। दूसरा, वो मजबूत मुख्यमंत्री, पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में होना था, बीजेपी, उसमें पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट में बीजेपी का जो दफ्तर है तकरीबन 10:30 बजे के लगभग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे। मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल की गई और यहाँ से फैक्स किया गया और वो लिस्ट मुख्यमंत्री ने राजभवन को दिया। तो जिस सो कॉल्ड मजबूत मुख्यमंत्री की बात आप समझ रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को अगर अपना मंत्रिपरिषद भी बनाना है तो पार्टी फैसला लेती है। तो बीजेपी का जो ढांचा है इसमें बहुत स्पेस दिया नहीं जाता। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अगर उदाहरण के तौर पे एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाना हो तो 24 घंटे से अधिक बीजेपी के ढांचे में नहीं लगना है। चलिए ठीक है, अभी और एक चीज और लीडरशिप बहुत समझिए, पावरफुल है, कोई कभी कोई ऐसी नौबत बनती है तो पहले भी जैसे- कई सारी चीजें हुए हैं और राज्यों में हुआ ही है। मैं शिवराज सिंह चौहान और के साथ- ज्यादा थिंकिंग वाली स्थिति इस लिहाज से बीजेपी में नहीं होती कि यहाँ तो ये नहीं, जैसे नड्डा जी को भी नहीं पता होगा कि अगला अध्यक्ष कौन होना है या मेरा क्या होना है। तो वैकेंसी हो तो फिर ये राइवलरी ज्यादा नहीं, चलती अच्छा है। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या कोई सक्सेसर थ्योरी चलती है क्या बीजेपी के मैं अंदर? इसलिए कह रहा हूं ना कि ये इस लिहाज से नहीं, वही मैंने आपको कहा कि बिल्कुल इस लिहाज से नहीं चलती कि यहाँ तो पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है। जैसे नितिन गडकरी को जब दूसरा टर्म मिलना था वो मान के चल रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हूँ और 4 घंटे में राजनाथ जी कमान संभाल ली। नड्डा जी, मैं क्यों पूछ रहा हूं, अब आजकल एक नई बात कही जाती है कि भाई मोदी जी को किसी के ऊपर तो हाथ रखना पड़ेगा। 34 और उसमें लोग क्या, उसमें लोग कहां से क्यों लेते हैं? एक वो फोटो आई थी 2022 के चुनाव से पहले यूपी के, उन्होंने योगी जी के कंधे पे हाथ रखा था। वहां तब लोगों को लगा कि भाई योगी जी को एंडोर्स कर लिया मोदी जी ने। वो उन्होंने उस चुनाव के लिए किया था। फिर दोबारा अभी हाल फिलहाल में फिर हुआ जब एक कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा जैसे मैं वैसे योगी जी, ना हमारे आगे ना कोई पीछे। फिर लोगों ने कहा कि अपनी लीग में बैठा लिया मोदी जी ने योगी को। तो यहां से ये बातें निकलती हैं। सौरभ, जैसे कि मैंने पहले बताया, बीजेपी के ढांचे में, बीजेपी के चिंतन में 34 तक तो वैकेंसी ही नहीं है, तो कहां से सक्सेसर वाली बात आएगी? मैं आपको अच्छे लेवल पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो नीचे के लेवल पे डिस्कशन ज्यादा चल जाता है। 34 तक मोदी जी कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, ठीक, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वहां पे अगर वैकेंसी होगी फिर सक्सेसर वाली बात आती है। वो अमित भाई के लिए, इनके ऊपर भी अब ये लागू मत है। कह दीजिएगा कि 29 के इलेक्शन के लिए अभी से जो है नारे जो है बीजेपी ने तैयार कर लिए हैं। नहीं, नारे नहीं, लेकिन गवर्नेंस को लेकर जरूर उस पर, जैसे जो आप देखेंगे सरकार बनने के बाद अगर 4 जून को जनादेश आता है तो अगला 100 दिन का जो एजेंडा देखेंगे ना, 100 दिन के बाद जो अगले, तो उसमें 10 साल वाला आपको दिखेगा। अच्छा, कि पहले 5 साल में क्या करना है, उसके बाद वाले फेज में क्या करना है, ये पूरा प्लान बनकर तैयार है। तो जब तक वैकेंसी नहीं, और बीजेपी के ढांचे में वैकेंसी और प्लानिंग तो चलता नहीं। प्रधानमंत्री, लेकिन सर 2019 के चुनाव के पहले मोदी जी 2022 तक क्या करना है वो 2014, 2012, 2013, 2014 में बता चुके थे कि 2022 तक में ये आवास योजना आएगी। 2022 तक जो है मैं किसानों की आय को दोगुना करूंगा, जिसको लेके लोग, तो ये उन्होंने 2014-15 में बता दिया। लेकिन ये जिनकी सज्जन की तस्वीर यहां पर लगी हुई है, इन्होंने क्या, अब ये भी बड़े शातिर प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल। मैं एक पॉलिटिकल सेंस में बोल रहा हूं, बहुत शार्प है, बहुत तेज है, और ये बीजेपी वाले भी मानते हैं, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि आदमी की सोच में यहाँ बहुत पैनापन है। वहां भी वैकेंसी नहीं है। वहां भी वैकेंसी नहीं है। वहां कोई सक्सेसर वहां भी नहीं है। वैकेंसी, सक्सेसर भी नहीं है कोई वहां तो। नहीं, सक्सेसर आ जाएगा यहाँ। नहीं, वो तो सक्सेसर आ जाएगा। 1.5 महीना अंदर थे, इन्होंने अपनी वाइफ का भी ट्रस्ट नहीं किया उनको मुख्यमंत्री बना दूं। और पता क्या, नहीं, मैं जो कह रहा था, अब पता क्या हुआ, मैं एक बात बोल देता हूँ। अब आदमी के अंदर डर क्या था? जेल का। वो गया निकल, अब क्या है, अब तो जेल से बाहर आ गए, तो फिर तो क्या होता ना, जब फिर आदमी जाना है भाई, नहीं फिर जाना भी है 2 तारीख दीपक को। जी जो था ना अंदर फर्स्ट टाइम जाने का, वो तो निकल गया ना। अब ये क्या हो गए, मैं ये पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, अब ये आत्मघाती बम हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में जहां ये प्रचार करेंगे ये वहीं फटेंगे। और बीजेपी ने कलेश का हाथ लगा लिया है, सही बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जिस हिसाब के ये भाषण देंगे, मैं देश को समर्पित हो गया हूं, देश बचाने आया हूं। अरे भाई, आया तो जेल से हो ना, तो भगत सिंह थोड़ी हो, शराब घोटाले में अंदर हो। सही आदेश की बातों में कभी कभी ना वो हरियाणा की मिट्टी वाली बात आ जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल जी पूरे राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल क्या आत्मघाती बम है।
जहां जाएंगे वहीं फटेंगे, वहीं देखिए ज्यादा फटेंगे। अच्छे वो इसलिए समझते हैं क्योंकि वो भी हरियाणा वो से भी हैं, ये भी हरियाणा हरियाणा से। नहीं, और आज का भाषण देख लो आप, क्या है कि वोट मांगे जा रहे हैं किसके लिए? अमित शाह जी के लिए। और हटाएंगे किसको? योगी जी को हटाएंगे। ये क्या है? वो जो नहीं होती थी फिल्मों में पुरानी, एक आंटी होती थी जो जाके चुगली करती थी, ललिता ये पवार। ये होने वाला है। ये वही तो हो रहा है। वही कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, दिमाग में, वोटरों के दिमाग में दो शक डाल दिया आज ये बात करके। इसलिए मैंने कहा बहुत शार्प प्लेयर है यार। पहला अरे तुम वोट दे रहे हो, मोदी को वोट दे रहे हो, मोदी को तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनना, प्राइम मिनिस्टर तो अमित शाह बनेगा, तुम मोदी के लिए वोट नहीं कर रहे हो, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हो। पहला शक डाल दिया। फिर दूसरा, यूपी, वो भी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है यूपी। फिर कि भाई यूपी में योगी को वोट कर रहे हो, योगी के लिए, योगी तो जा रहा है 2 महीने में, योगी तो चला जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने अरविंद वोटर के दिमाग पे चोट मारी है। हाँ, अरविंद केजरीवाल, अरविंद लेकिन केजरीवाल कभी आदमी को लगता है कि मैं बहुत तेज हूं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता होता उतना। एक थ्योरी होती है जो अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुदगुदी वाली? नहीं, गुदगुदी तो मुझे होती है उनको देख के। पर मैं, व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो आप कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी को वोट मत दो, योगी जी को वोट मत दो, तो कंफ्यूज कर दो। यहाँ पे एक थ्योरी डाल दो, यहाँ पर एक डाल दो। ये वही आदमी है जो अपने दिल्ली के इलेक्शन में कहा करते थे कि बड़े इलेक्शन में मोदी, छोटे इलेक्शन में मैं। नहीं, देखिए आप देखिए जो दीपक जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार, राहुल गांधी ने क्या कहा 180 भी नहीं आएंगी। आज इन्होंने क्या किया, केजरीवाल जी ने 220 230 220 230। लेकिन उसके अलावा क्या किया कि अमित शाह प्रधानमंत्री, योगी हट रहे हैं। तो सारे ही पॉलिटिशियन एक दूसरे के वोटर के साथ उसके दिमाग पे अटैक कर रहे हैं। तो सभी तो आंकड़े से खेल रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, राजनीति है, वोट चुनाव चल रहा है, चार फेज बचे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है बेसिकली। हाँ। जो भी इनके अब क्यों लेके, मतलब जो इन्होंने कहा वो क्यों इफेक्टिव हुआ, जनता नहीं मानेगी वो अलग बात है। लेकिन अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमित शाह जी से सवाल हुआ, अमित शाह जी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा इस बात पर कि नेता एक ही है, नरेंद्र मोदी। उनसे पूछ लिया सीधे, आपकी, उन्होंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए, मैंने लड्डू खाऊं तो मुश्किल, ना खाऊं तो मुश्किल, खैर उनको बोलना पड़ा। नहीं, अगर वो बनते हो तब भी नहीं कह सकते कि मैं बनूंगा। हाँ, बिल्कुल, तब तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, तीर चला दिया इन्होंने। और नहीं, अगर बन रहे हो, अगर मान लो कि बन रहे हैं, तो केजरीवाल ने इंतजाम कर दिया क्यों ना बने। इसका ये भी मायने है, ये दोनों तरफ जाता है। तो राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इसमें देखें सर, वोट के हिसाब से अगर आप समझिए तो इसमें नुकसान बीजेपी को कहाँ होता दिखा है? जैसे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक जो होगा जो अमित शाह के नाम पे भड़क जाए, कौन सा ऐसा समर्थक होगा जो योगी आदित्य के नाम पे भड़क जाए? तो ये बोलना और मीडिया में चर्चा अलग चीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो पीएम मोदी का समर्थक होगा। इसका मैं एक दूसरा पहलू देखता हूं कि मोदी का जो भी समर्थक है केजरीवाल को सीरियसली लेता ही नहीं। हाँ, इनको वो जानता है केजरीवाल क्यों कह रहे हैं या क्या, मतलब वो उसको मतलब ही नहीं है अरविंद केजरीवाल की बात। नहीं, अगर मैं स्टार का अपोजिट आप कहते तो अलग बात होती कि अरे यार ये आ जाएगा तो बड़ा डर हो जाएगा। हाँ। ये क्यों आ रहा है? अरे मजे की बात यह है कि मतलब बुरे से बुरे वक्त में भी ये भी अभी 225 सीटें दे ही रहे हैं मोदी को। राहुल गांधी के इन्होंने भी नहीं बताया कि हमको कितनी आ रही है, इंडिया गठबंधन को कितनी आ रही है, और दूसरी कुल तो 20 रहे हैं, वो उनको कितनी आ जाएंगी? 20 में से 272 थोड़ी निकल आएंगे। 20 तो बोले कि मैं 20 जीत रहा हूं, कुछ नहीं। दूसरी चीज सौरभ, ये स्वीकारोक्ति भी तो है ना कि प्रधानमंत्री के तौर पे आपको नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं नजर आ रहा है, तो आप खारिज कर रहे हो इसी हिसाब में कि ये नहीं बनने जा रहे हैं। बनने लायक हैं आप नहीं कह रहे हो, तो नहीं बनने जा रहे हैं इसका मतलब ही है कि अगर आपके सामने कोई विकल्प नहीं है और उस व्यक्ति की ऐसी पॉपुलैरिटी है तो सीटें कहां घटेंगी? अरे ये सारी बातें मोदी जी तक तो पहुंचती होंगी ना। मैंने मतलब भाई ये आजकल अफवाह चल रही है इस बात को लेकर के, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, क्या उनका कैसे ऐसी चीजों पे तो सौरभ सबसे पहले वेल इन्फॉर्म्ड हो रहते हैं। सोशल मीडिया पे ये सब चीजें पहले आती हैं, बयानों में बाद में आ रही हैं। जैसे नेताओं के जो बयान आते हैं, नेताओं के बयान से पहले अगर आप ट्रैक करें तो योगी वाले चर्चा या दूसरी चर्चाएं बहुत पहले से सोशल मीडिया पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे मीडिया जो ट्विटर वाले जो होते हैं या फेसबुक वाले होते हैं, वो किसी न किसी बड़े नेता से जुड़े हुए आपको लगेंगे, कोई ना कोई बड़ा नेता उनको फॉलो कर रहा होगा पोजीशन के, तो वो बखूबी इस खेल को समझते हैं। काउंटर कैसे करना है, कितना करना है, वो अपने समय के हिसाब से उसको लोग देखता है, बहुत ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये सारी चीजें तो 1.5 साल 2 साल से खूब चल रही हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा। तो अब इनकी भी सारी कोशिशें हो गई, उसके बावजूद आपको क्या लग रहा है अभी जनता का मत? क्योंकि ये तो मैं हर प्रोग्राम में पूछूंगा आप लोगों से भाई कि आज का अपडेट क्या है, जनता का मूड क्या है?
आज का जनता का मूड तो मेरे हिसाब से तो यही है कि तीसरी बार में मोदी जी को बनने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और वो 303 प्लस होते हैं, कितने प्लस होते हैं, 400 मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरीश, मेरा मानना ये है कि 303 सीटें जो हैं उसमें से सीटें कम होंगी। कितनी होंगी? 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, ये मैं कह नहीं सकता। क्यों? मेरा इसके ये बात बोलने के पीछे तर्क क्या है? मेरा तर्क ये है कि जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पीक पे है। उदाहरण दे देता हूँ, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 के 10 भाजपा के पास हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, सारी भाजपा के पास हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, सारी बीजेपी के पास हैं। 29 मध्य प्रदेश में, 28 बीजेपी के पास हैं। 7 दिल्ली में है, 7 ठीक है। तो इनमें से बीजेपी हैज नोवेयर टू गो बट डाउन, यू आर सेइंग। ओके, नंबर मैं कोट नहीं कर सकता, वो 10 से लेके 30 के बीच में होगा, 40 के बीच में होगा, या 5 ही होगा, लेकिन 303 में से सीटें कम होंगी। ठीक है, सरकार बना लेंगे, अभी तो लग रहा है सरकार बना लेंगे। फाइनल कमेंट। जैसे केजरीवाल का पहला ही आप देख लें टेस्ट के तौर पे, एक दिल्ली की ही बात कर लें जहाँ पे ये फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में आज की डेट में सौरभ जो फाइट है, सिर्फ एक सीट पे फाइट है, ठीक है, बाकी 6 सीट पे तो बीजेपी काफी आगे। तो उसे समझ लीजिए कि इस तरह के बयान का कितना असर हो रहा है। चलिए, आज केजरीवाल साहब ने जो जितनी पतंगे उड़ाई, हमने सबकी डोर पकड़ के देखा कि भाई कितना कितना दम है, कितना करंट है। तो आपने वो सारा डिस्कशन हमारा सुन ही लिया है। तो आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही व्यूअर्स। कल आपसे फिर मिलेंगे 6 बजे के वक्त। आप हमेशा की तरह नोट करके रख लीजिएगा, एक नया मुद्दा, नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम।